नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 मूमल ERO की बुक, और इसमें हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नगर पालिका राजस्व, इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 नगरीय विकास और नगर योजना, और चैप्टर 8 है हमारा नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। तो 3 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 है इसमें नगर पालिका राजस्व। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं? शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं बताने हैं। कर है, किराया है, शुल्क है, तो ये सारे हैं इसमें शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत। कर भी है, किराया भी है और शुल्क भी है। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले जो है अन्य करों का एक उदाहरण है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा है जो एक राजस्थान नगरपालिका जो अधिनियम है 2009 की धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का एक उदाहरण है? तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर, वाणिज्य पर कर, वाहनों पर कर, या अनुमति योग्य विज्ञापनों पर कर। तो ये है वाहनों पर कर। ठीक है, तो ये जो है अदर टैक्सेस का उदाहरण है धारा 103 के अंतर्गत। अगला है, उस प्राधिकरण की पहचान करें जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के अंतर्गत नगरपालिका के द्वारा अधिरोपित जो कर है उसको निरस्त कर सकता है, मतलब रिजेक्ट कर सकता है। 102 के अंतर्गत कोई कर लगाया गया है तो उसको निरस्त करने वाला प्राधिकरण बताना है। तो वो प्राधिकरण है राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार जो है इस कर को क्या है, रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 106 के अनुसार नगरपालिका न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगा सकती है? ठीक है, तो कितनी हाइट के जो है आवासीय भवन है उन पर विकास प्रभार लगा सकती है, और ये है धारा 106 के अनुसार। तो 14 मीटर जो है न्यूनतम हाइट वाले जो आवासीय भवन है उन पर जो है टैक्स लगा सकती है, मतलब विकास प्रभार एक तरीके से लगा सकती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प लाइसेंस आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगरपालिका द्वारा शुल्क या जुर्माना लगाने की सख्ती के बारे में गलत है? तो कौन सा विकल्प है जो लाइसेंस आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगरपालिका के द्वारा शुल्क या जुर्माना जो है लगाया जाता है उसकी सख्ती के बारे में गलत है? तो प्लम्बर और सर्वेयर, निजी बागवानी, मांस मछली या मुर्गों की बिक्री, और ठेला गाड़ी या ढुलाई गाड़ी। तो इनमें से कौन सी जुर्माना लगाने की सख्ती के बारे में गलत है? तो निजी बागवानी जो है उस पर आप जुर्माना नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है, नगरपालिका करों के वसूल करने का कर्तव्य किस पर आरोपित है? तो नगरपालिका जो टैक्स है उनको वसूल करने का कर्तव्य जो है किसके पास है? तो इसका कर्तव्य रहता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास। किसके पास रहता है? करों को वसूल करने का कर्तव्य किसकी ड्यूटी रहती है? तो नगरपालिका अधिकारी की ड्यूटी रहती है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की टैक्स को वसूल करने की जिम्मेदारी। अगला है, राजस्थान नगरपालिका के द्वारा टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची में सूचना प्रपत्र उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो किस अनुसूची के अंदर सूचना प्रपत्र उल्लेखित किया गया है कि टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा? तो ये कौन सी अनुसूची के अंदर जो है उल्लेखित किया गया है? तो ये उल्लेखित किया गया है पहली अनुसूची के अंदर। कौन सी अनुसूची के अंदर उल्लेखित किया गया है? पहली अनुसूची के अंदर। अगला है, निम्न में से किस धारा में बाध्यकारी करों के अलावा अन्य करों का उल्लेख है जो नगरपालिका के द्वारा अधिरोपित किए जा सकते हैं? जो बाध्यकारी कर है उनके अलावा करों का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर है?
तो ये धारा है धारा 103 के अंदर। कौन सी धारा में है? धारा 103 के अंदर अन्य करों का उल्लेख है। निम्न में से कौन सा एक बाध्यकारी कर का उदाहरण है? तो बाध्यकारी टैक्स कौन सा है? तो ये है वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर जो कर है वो है बाध्यकारी कर। बाकी जो कर है ये है अन्य कर। ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? उपभोक्ता प्रभार जो है उसको उद्ग्रहित करने की शक्ति का उल्लेख जो है किस धारा के अंदर किया गया है? नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात करें तो ये किया गया है धारा 104 में। कौन सी धारा के अंदर किया गया है? धारा 104 के अंदर। ठीक है। उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला है नगरपालिका निम्न में से किस सेवा के लिए उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति रखता है? उपभोक्ता प्रभार जो है उद्ग्रहित करने की शक्ति कौन सा किस सेवा के लिए रखता है नगरपालिका? तो ये सेवा है ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जल निकास और मल वहन की व्यवस्था और यानों की पार्किंग। तो ये सभी के लिए जो है उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति नगरपालिका के पास रहती है। अगला है किस धारा में नगरपालिका के द्वारा फीसें एवं जुर्माना वसूल करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी धारा के अंदर है फीस और जुर्माना वसूल करने की शक्ति? तो ये धारा है धारा 105 के अंदर। कौन सी धारा है? धारा 105 में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है? तो कौन सी धारा के अंदर विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये है धारा 106 में। कौन सी धारा में किया गया है? धारा 106 में। नगरपालिका धारा 103 के अधीन कर का अधिरोपण करने से पूर्व की प्रारंभिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो धारा 103 के अधीन जो कर होता है उसका अधिरोपण करने से पूर्व की जो प्रारंभिक प्रक्रिया प्रोसेसिंग होती है उसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? तो ये धारा है धारा 108 के अंदर। ठीक है। तो धारा 108 में इसकी प्री प्रोसेसिंग का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है करों में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा के अंदर है? जैसे टैक्स में कोई भी चेंजेस करने हैं तो जो प्रक्रिया का उल्लेख है उस किस प्रक्रिया के द्वारा करों में परिवर्तन किया जा सकता है तो वो किस धारा के अंतर्गत के अंदर लिखा हुआ है? तो ये धारा है धारा 110 के अंदर। ठीक है। धारा 110 के अंदर क्या है? करों में परिवर्तित करने की जो प्रोसेस है वो लिखी गई है। नेक्स्ट है कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख किस धारा के अंदर है? मतलब टैक्स को स्थगित कर सकते हैं या समाप्त करने की जो नगरपालिका की शक्ति है उसका उल्लेख किसके अंदर किया गया है? तो धारा 112 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कर निर्धारकों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? कर निर्धारक जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है उस किस धारा के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की जाती है? तो ये धारा 113 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है जंगम संपत्ति कुर्क करने के लिए कब्जा करने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले लिखित नोटिस का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो है जंगम संपत्ति है उसको कुर्क करने के लिए जो कब्जा रखने वाला व्यक्ति है उसको नोटिस दिया जाता है। तो उसका प्रारूप जो है कौन सी अनुसूची के अंदर दिया गया है? तो ये अनुसूची में दिया गया है 6वीं अनुसूची में। ठीक है। तो 6वीं अनुसूची में ये दिया गया है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 नगरपालिका विकास और नगर योजना। ठीक है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 190 के अनुसार भवन अनुमति और निर्माण समिति द्वारा निर्दिष्ट जो फुटपाथ है उनकी न्यूनतम चौड़ाई किससे कम नहीं होगी? ठीक है। तो धारा 190 है। इसके अनुसार भवन अनुमति और निर्माण समिति के द्वारा जो निर्दिष्ट फुटपाथ होते हैं उनकी जो न्यूनतम चौड़ाई किससे कम नहीं होगी? फुटपाथ की चौड़ाई तो ये कम नहीं होगी, सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। कितनी होगी? सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 के अंदर जो है सही सम्मिलित बताना है उसके संदर्भ में धारा है 159। ठीक है।
इसके संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा है? तो मास्टर विकास योजना 20 वर्ष, निष्पादन योजना 5 वर्ष और वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना 1 वर्ष की है। तो ये सभी सही है, इसके अंदर तीनों याद रख लीजिए। मास्टर विकास योजना 20 वर्ष के लिए है, निष्पादन योजना है 5 वर्ष के लिए और वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना है 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धारा का अंतर्निहित विषय भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार है? तो कौन सा विषय है? ठीक है, किस धारा का जो है विषय है जो भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत है ये? तो धारा है 184 के अंतर्गत। ठीक है, तो धारा याद रखिए, धारा 184। नेक्स्ट है, वो न्यूनतम राशि क्या है जो उस भूमि आवंटन के लिए प्रीमियम के रूप में प्रति वर्ग मीटर का आरोप्य है जिसके लिए कोई भूमिगत सीवरेज प्रदान नहीं किया जाता है? तो भूमि आवंटन के लिए प्रीमियम के रूप में जो है राशि बतानी है, कितनी है, जिसके लिए कोई भी भूमिगत सीवरेज प्रदान नहीं किया जाता। तो ये राशि है 3.25 रुपये। कितनी राशि है? 3.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अगला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 197 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम कितना जुर्माना लगाया जाता है? 197 के उपबंध का किसी ने उल्लंघन कर दिया है तो कितने रुपए का जुर्माना भरा जाएगा? तो 1000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जाता है। अगला है, प्रत्येक विकास योजना जिसके उसके विरचित किए जाने के बाद अनुमोदन के लिए नगर पालिका को किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ठीक है, तो प्रत्येक विकास योजना है जो उसके विरचित किए जाने के बाद अनुमोदन के लिए नगर पालिका को किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 160 के संदर्भ में निर्मित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं होगा? तो सलाहकार समिति जो निर्मित होगी उसमें कौन सदस्य नहीं होगा? ठीक है, तो ये नहीं होगा, राजस्थान निर्वाचन आयोग का कोई भी प्रतिनिधि इसका सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धारा का अंतर्निहित विषय जो है योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है? तो किस धारा का अंतर्निहित विषय है जो योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है? तो ये है धारा 160 के अंदर। ठीक है, कौन सी धारा में है? धारा 160 में। महानगर योजना के लिए समिति के नाम जो है निर्देशित सदस्य हो सकते हैं। तो समिति में जो नाम निर्देशित सदस्य है वो कौन हो सकते हैं? तो ये बताना है। तो ये हो सकते हैं, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला भी व्यक्ति हो सकता है, या ऐसे संगठन और संस्थाओं का जिनकी राज्य सरकार द्वारा पहचान की जाए उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसमें हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट है, प्रत्येक विकास योजना उसके विपरीत किए जाने के बाद अनुमोदन के लिए नगर पालिका को किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ठीक है, तो कोई सी भी नगर योजना है उसके विपरीत किए जाने के बाद अनुमोदन के लिए नगर पालिका को किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये प्रस्तुत की जाती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। अगला है, नगर पालिका के द्वारा अनुमोदित परियोजना कितने समय अवधि के अंदर क्रियान्वयन के अभाव में व्यपगत हो सकती है? तो कितने समय अवधि के क्रियान्वयन के अभाव के अंदर व्यपगत हो जाती है कोई भी अनुमोदित परियोजना जो नगर पालिका के द्वारा अनुमोदित हो? तो ये हो जाती है 2 वर्ष के बाद। ठीक है, 2 वर्ष की अवधि में क्या हो जाती है? क्रियान्वयन के अभाव में व्यपगत हो सकती है। अगला है, निम्न में से किस पदाधिकारी को राज्य सरकार नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में विकास योजना तैयार करने का निर्देश दे सकती है? तो नगर के किसी भी क्षेत्र के अंदर विकास योजना तैयार करने का निर्देश दे सकती है किस पदाधिकारी को? ठीक है, तो ये दे सकती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं? केंद्रीय या राज्य सरकार से जो संबंधित मार्ग है इनके विषय में जो विशेष उपबंध है वो कौन सी धारा के अंदर किए गए हैं? तो ये धारा 186 के अंदर किए गए हैं। ठीक है,
कौन सी धारा में किए गए हैं? धारा 186 में। नेक्स्ट है धारा 187 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पांडाल या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुज्ञा के लिए कौन प्राधिकृत है? ठीक है, तो रिटर्न परमिशन कौन देगा? तो ये देता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। ठीक है, तो नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में अंतर्निहित है? तो ठोस अपशिष्ट जो होता है वो नगर पालिका की संपत्ति है, ये कौन सी धारा के अंदर है लिखा हुआ? तो ये धारा है धारा 228 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ठोस अपशिष्ट है वो नगर पालिका की संपत्ति है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा है जिसमें जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंध और निपटान के बारे में चर्चा की गई है? जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंध और निपटान के बारे में कौन सी धारा के अंदर चर्चा की गई है? तो धारा 234 के अंदर इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, धारा 235 में उल्लेखित परिसंकट में उप अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन के लिए नगरपालिका किस केंद्रीय अधिनियम से शक्तियाँ ग्रहण करता है? तो कौन सा केंद्रीय अधिनियम है जिसके द्वारा ये शक्तियाँ ग्रहण करता है? तो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में कितने आकार के भूखंड में सनिर्मित प्रत्येक भवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का स्थापित किया जाना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य है? ठीक है, तो कितने आकार के भूखंड में जो है प्रत्येक भवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का स्थापित किए जाना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है 300 मीटर के। ठीक है, 300 मीटर का जो भूखंड है उसके अंदर भवन बन रहा है तो उसके अंदर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का स्थापित किए जाना और सदैव चालू रखना अनिवार्य है। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 256 के अंतर्गत नगरपालिका के द्वारा स्थापित और प्रबंधित अग्निशामक बल को क्या कहा जाता है? तो नगरपालिका के द्वारा जो स्थापित होता है, प्रबंधित होता है अग्निशामक बल, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फायर ब्रिगेड। क्या कहते हैं इसको? फायर ब्रिगेड। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा है? इसमें प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित या वर्जित करने की शक्तियों के बारे में उल्लेख है। तो प्लास्टिक थैलियों का विनिर्माण, इसको प्रतिबंधित और वर्जित करने की शक्ति कौन सी धारा के अंदर है? तो ये धारा है धारा 258। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिए, धारा 258। अगला है, यदि आप इस रीति से पटाखे छोड़ते हैं कि उससे राहगीर या पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को खतरा या क्षोभ कारित होता है या होने की संभावना है तो नगरपालिका किस धारा के अंतर्गत आप पर जुर्माना लगा सकती है? ठीक है, तो पटाखा छोड़ते हैं और उससे किसी को परेशानी होती है, खतरा होता है, ठीक है, तो उसकी संभावना रहती है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत जो है जुर्माना लगा सकती है नगरपालिका? तो ये धारा रहती है धारा 266। ठीक है, तो प्लास्टिक की थैलियों पर तो धारा 258 लगती है और पटाखों पर लगती है धारा 266। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग में अथवा सार्वजनिक स्थान पर मलमूत्र विसर्जित करता हुआ पाया जाता है तो धारा 267(2) के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम कितने जुर्माने से दंडित किया जाता है? तो न्यूनतम जुर्माना और अधिकतम जुर्माना कितना लगता है? तो न्यूनतम लगता है 1000 रुपये और मैक्सिमम लगता है कितना? 2000 रुपये। अगला है, राज्य नगरपालिका संघ के गठन और उसके कृत्यों से संबंधित कौन सी धारा है? गठन और उसके कार्यों से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है? तो ये धारा है धारा 297। कौन सी धारा है? धारा 297। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 245(2) के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही में जुर्माने की अधिकतम राशि कितनी है? अभियोजन कार्रवाई होती है तो उसके अंदर जुर्माने की जो है राशि, अधिकतम राशि कितनी है? तो 5000 रुपये रहती है। धारा 223 के अंतर्गत किस ट्रेड्समैन की चर्चा की गई है? तो धारा 223 में कौन से ट्रेड्समैन की चर्चा की गई है? तो ये प्लम्बर की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला है, धारा 254(1) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बाधा उत्पन्न करने के मामलों में अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? ठीक है,
सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की बाधा करने के मामलों के अंदर कितने वर्ष की सज़ा हो सकती है? तो ये सज़ा हो सकती है 3 वर्ष की, ठीक है। अधिकतम कितने साल की सज़ा हो सकती है? 3 साल की। निम्न में से किस धारा का अंतर्निहित विषय परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता? तो कौन सी धारा का जो है अंतर्निहित विषय है जिसमें परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना, ठीक है, आज्ञा के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता? तो ये धारा है धारा 247 के अनुसार। अगला है धारा 249 जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें निम्न में से किस पशु बीमारी का उल्लेख किया जाता है? तो कौन सी पशु बीमारी है जिसका उल्लेख किया जाता है धारा 249 के अंदर? तो ये बीमारी है रेबीज, ठीक है। कौन सी बीमारी है? रेबीज। नेक्स्ट है डेयरियों को अनुज्ञप्ति देने से संबंधित चर्चा किस धारा के अंदर है? डेयरी को आज्ञा देने से संबंधित जो चर्चा है, अनुज्ञप्ति देने से संबंधित चर्चा, तो कौन सी धारा के अंदर है? तो ये धारा 251 के अंदर है डेयरियों के लिए। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल की शक्तियों का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर है? तो अग्निशमन के दल की जो है कि शक्तियों का उल्लेख है धारा 257 में। कौन सी धारा में है? 257 में। गंदी झोपड़ियों या शेडों को जिनमें रहने वाले व्यक्ति किसी खतरनाक रोग से पीड़ित रहे हैं को नष्ट करने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले नगर पालिका को किसकी पूर्व अनुज्ञा की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं कोई भी व्यक्ति, गंदी झोपड़ियों और शेडों में रहने वाले व्यक्ति, तो उसको नष्ट करने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले किसकी आज्ञा जरूरी है? तो ये मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेनी पड़ती है नगर पालिका को। नेक्स्ट है यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति मानव उपभोग हेतु विक्रय के लिए कोई खाद्य अथवा पेय पदार्थ बनाता है तो दोष सिद्धि पर उस पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा है 281, इसके अंतर्गत अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ठीक है, तो ये जुर्माना रहता है 2000 रुपये का। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति नगर में व्यापार के उद्देश्य से पशुपालन करता है, ठीक है, नगर के अंदर ही पशुपालन करता है, तो उसे नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य रहता है? तो कौन सी धारा के अंदर उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो धारा 251 के अंदर। तो थैंक यू फ्रेंड्स।